Dear legal aspirants, welcome to MK Legal Shiksha, the way of learning. Dear legal aspirants, लिमिटेशन एक्ट 1963 यानी कि परिसीमा अधिनियम 1963 पार्ट 2 के हम अप टू सेक्शन 8 सेक्शन 3 से सेक्शन 8 तक लास्ट 2 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। ये उस संदर्भ में हमारा तीसरा वीडियो है। सेक्शन 9, 10 और 11 की आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले कि लिमिटेशन एक्ट के साथ हम आगे बढ़ें, चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि नए वीडियोस के अपडेट्स आपसे मिस ना हो। देखिए, हमने पार्ट 2 में ये लिमिटेशन ऑफ सूट्स अपील एंड एप्लीकेशन की बात करता है। इसमें टोटल हमारे सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 11 तक आते हैं। फर्स्ट वीडियो हमने सेक्शन 3 बार ऑफ लिमिटेशन, सेक्शन 4 एक्सपायरी ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड एंड एक्सटेंशन ऑफ पीरियड इन सर्टेन केसेस, ये हमने फर्स्ट वीडियो में किया था। सेकेंड वीडियो में हमने लीगल डिसेबिलिटी के बारे में बात की जिसमें हमने सेक्शन 6, 7 और 8 के बारे में बातें हुई। आज के वीडियो में हम कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम की बात करेंगे कि जो आपकी कोई भी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी है इट विल नॉट स्टॉप द टाइम। सेक्शन 10 के बारे में बात करेंगे जहाँ पे सूट्स अगेंस्ट ट्रस्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव की बात होती है। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हम बात करेंगे सेक्शन 11। देखिए, अभी आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ना, इस सेक्शन में काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है। आप कई सारे वीडियोज में देखेंगे तो लोगों ने बेर एक्ट को एक्सप्लेन तो कर दिया है बट दे नेवर टोल्ड कि अब जम्मू एंड कश्मीर पे वहाँ पे क्या प्रोविजंस रहेंगे। हम उसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो के साथ बने रहें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेक्शन 9, 10 एंड 11। पहले हम बात करते हैं सेक्शन 9 के बारे में कि कॉन्टिन्यूस रनिंग ऑफ द टाइम, टाइम इज रनिंग आउट। देखिए, ये क्या कहता है आपको कि सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी, हमने सेक्शन 6 में लीगल डिसेबिलिटी की बात की, लेकिन वो तब है जब कॉज आपका जो लिमिटेशन पीरियड है उसके स्टार्ट होने से पहले अगर डिसेबिलिटी आ जाती है, इन दैट केस योर लीगल डिसेबिलिटी विल बी एज अ डिफेंस और आपका लिमिटेशन पीरियड काउंट नहीं होगा। बट वंस द टाइम हैज बीन स्टार्टेड द सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी कैन नॉट स्टॉप द टाइम, टाइम विल बी रनिंग आउट। Where once time has begun to run, no subsequent disability or inability to institute a suit or make an application stops it। ये आपको याद रखना है। प्रोवाइजो यहाँ पे बस दे दिया इसने, where letters of administration to the estate of a creditor have been granted to his debtor, the running of the period of limitation for a suit to recover the debt shall be suspended while the administration continues। देखिए, इसका मैंने साथ में आज एक हिंदी वाला वर्जन भी डाला है जिससे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको समझ सकें। समय का निरंतर चलते रहना, धारा 9, जहां एक बार समय ने चलना प्रारंभ कर दिया वहां वाद संसित करने का या आवेदन करने की किसी भी पाश्चिक नियोग्यता या अयोग्यता, पाश्चिक होते सब्सिक्वेंट जो बाद में डिसेबिलिटी आई है या कोई इनेबिलिटी है, वो नहीं रुक सकता है टाइम आपका। लेकिन जहां किसी लेनदार की प्रॉपर्टी संपदा की बात आती है, प्रशासन पत्र उसके ऋणी को अनुदत कर दिया गया हो और वहां ऐसे ऋण को वसूल करने के बाद परिसीमा काल का चलते रहना तब तक निलंबित रहेगा जब तक कि प्रशासन चलता रहेगा। लेकिन ये उसी केस में है जब आपका एडमिशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन टू द स्टेट ऑफ द क्रेडिटर हैव बीन ग्रांटेड। ये चीज क्लियर होगी आपकी। तो ये सेक्शन 9 आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है कि वंस द टाइम हैज स्टार्ट रनिंग इट विल नॉट स्टॉप फॉर यू। अभी सेक्शन 10 पे आ जाइए, सूट अगेंस्ट ट्रस्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। Notwithstanding anything contained in the foregoing provision of this act, no suit against a person to whom property has become vested in trust for any specific purpose or against his legal representatives or assigns not being assigns for valuable consideration। इसको थोड़ा हाईलाइट कर ले, ये जो ब्रैकेट में दिया ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। For the purpose of following in his or their hand such property or the proceeds thereof or for an account of such property or proceeds shall be barred by any length of time। देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है इसको हम समझते हैं कि इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में, यानी कि जो आगे इसमें जो भी क्लॉज दिए गए हैं, जो प्रोविजंस दिए गए हैं, वो इस बात की अंतर्दृष्टि करते हैं
कि किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसमें संपत्ति किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए न्यास निहित हुई हो, यानी कि द प्रॉपर्टी हैज बिकम वेस्टेड इन द ट्रस्ट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, ट्रस्ट में किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, ना तो उस व्यक्ति के खिलाफ और ना ही उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा लाया जा सकता है किसके बारे में, या उसका कोई जो समूनादेशी है ना, जो उसका असाइंस है, असाइंस जो है वो वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान देनी पड़ेगी। फॉर द पर्पज ऑफ फॉलोइंग इन हिज और देयर हैंड सच प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो ट्रस्ट के लिए थी किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, ये उस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। द प्रोसीड्स देयर ऑफ और फॉर एन अकाउंट ऑफ सच प्रॉपर्टी और प्रोसीड्स, उससे रिलेटेड कोई अकाउंट उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, shall be barred by any length of time। ठीक है, तो उन चीजों के लिए मुकदमा लाना कितना भी समय बीत जाने के कारण वर्जित नहीं होगा, यानी वहां आप मुकदमा ला पाएंगे, वहां लिमिटेशन पीरियड को नहीं माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन कहता है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एनी प्रॉपर्टी comprised in a Hindu, Muslim or Buddhist religious or charitable endowment shall be deemed to be property vested in trust। ये भी जो हिंदू मुस्लिम या किसी बुद्धिस्ट की रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट की, क्योंकि ये ट्रस्ट की बात कर रहा है यहाँ पे, ट्रस्टी और उसके रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहा है। ठीक है, एंड द मैनेजर ऑफ प्रॉपर्टी शैल बी डीम टू बी द ट्रस्टी देयर ऑफ, और जो उसका मैनेजर है उसको क्या समझा जाएगा, ट्रस्टी समझा जाएगा। नाउ विल सी द सेक्शन 11, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन सेक्शन 11 है। इसमें मैं आपको वो बातें बताने वाला हूं जो आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेंगी। Suits on contract entered into outside the territories to which the act extends। देखिए पहले हम डायरेक्ट लैंग्वेज देखते हैं क्या लिखी गई है। Suits instituted in the territories to which this act extends on contracts entered into the state of Jammu and Kashmir or in a foreign country shall be subject to the rules of limitation contained in this act। मैंने यहाँ पे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को रेड कलर में हाईलाइट कर रखा है, इसका मैं रीजन बताऊंगा आपको भी। देखिए जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2019 में, एक्ट नंबर 34। इसके सेक्शन 95 के तहत स्केड्यूल 1 में टेबल नंबर 5 है, और वहां पे सीरियल नंबर 57 पे अगर आप देखेंगे तो लिमिटेशन एक्ट जो है अभी जम्मू एंड कश्मीर में लागू होता है। और जब जम्मू एंड कश्मीर में वो लागू होता है तो इस बात का यहाँ कोई औचित्य नहीं बनता है। ठीक है, तो इसको आप जो मैंने हाईलाइट किया इसको छोड़ दें, अब जम्मू एंड कश्मीर से अब ये बात नहीं, सिर्फ ये फॉरेन कंट्री की बात करेगा। जबकि कई सारे वीडियोस में आप देखेंगे कि लोग जम्मू एंड कश्मीर का भी एग्जांपल देते हैं, फॉरेन कंट्री का भी, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में यह भी लागू नहीं होता है। वहां का जो लिमिटेशन एक्ट था वो भी टेबल नंबर 3 में वहां से ओमिट कर दिया गया है। अभी पहली बात तो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अभी है ही नहीं, उनको यूनियन बना दिया गया है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। नो रूल ऑफ लिमिटेशन इन फोर्स इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहां भी मैंने हाईलाइट और बोल्ड किया है, ये अब नहीं, अपने बेर एक्ट में यहाँ पे नोट कर लें कि द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इस एक्ट का बेर एक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट बेर एक्ट पीडीएफ देख सकते हैं, और आप इस चीज को देख सकते हैं। जब आप स्केड्यूल 1 की टेबल 1 में जाएंगे तो आपको सीरियल नंबर 57 पे ये चीज मिल जाएगी। और इन अ foregoing country shall be a defense to a suit instituted in the said territory on a contract entered into the state on a foreign country unless, कंडीशन को भी हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं आपके सब सेक्शन 1 को। सब सेक्शन 1 यहाँ पे क्या कहता है कि मान लीजिए कोई सूट इंस्टीट्यूट इन द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स, आपने कहीं ऐसी जगह पे मुकदमा दायर किया है लिमिटेशन एक्ट का जहां पे लिमिटेशन एक्ट 1963 एप्लीकेबल होता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और नोट करते हुए चलिए, मैं बता रहा हूँ कोई किसी बुक में नहीं मिलने वाली है जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। सूट्स इंस्टीट्यूटेड इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स, किसी ऐसी टेरिटरी में जहां पे लिमिटेशन एक्ट 1963 एप्लीकेबल होता है, वहां पे अगर कोई मुकदमा दायर होता है किस बात को लेके, ऑन द कॉन्ट्रैक्ट्स इंटर्ड इनटू, किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेके, जो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ किया गया है, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो इसको तो भूल जाइए, इसको आप क्रॉस लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ की अभी बात ही नहीं होगी।
अभी बात होगी सिर्फ इन अ फॉरेन कंट्री। यहाँ की बात हम क्यों नहीं कर रहे, उसका मैंने आपको रीजन बता दिया है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की वजह से। shall be subject to the rules of limitation contained in this act। ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए किसी फॉरेन कंट्री में आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ए और बी थे, इन लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया दोनों के बीच में। कहाँ पे किया इन्होंने, ये मान लीजिए हम मान लेते हैं कि इन्होंने इंग्लैंड में किया है कॉन्ट्रैक्ट। वहाँ का लिमिटेशन एक्ट क्या है, हम क्या नहीं, हमें उसके बारे में नहीं पता है। अब हम मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि वहाँ के हिसाब से ये लोग सिर्फ 4 साल तक ही इसका लिमिटेशन पीरियड, ये मैं वहाँ के हिसाब से मान लेता हूँ, और 4 साल तक इन दोनों ने कोई मुकदमा एक दूसरे पे नहीं किया है। अभी बी क्या करता है, मान लीजिए ये भाई साहब इंडिया आते हैं और ये यहाँ पे रोहतक में, हम अपना क्या मान लेते हैं कि ये रोहतक में क्या करते हैं, ये रोहतक की कोर्ट में एक मुकदमा दायर कर देते हैं ए के खिलाफ उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके। लेकिन जब जो इंडिया में उस लिमिटेशन एक्ट के तहत क्या है कि मान लीजिए उसका 8 साल का लिमिट, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये किसी पीरियड पे सीरियसली नहीं जाना, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। कोई ऐसा पीरियड है जो इससे ज़्यादा है, हम ऐसा मान लेते हैं, तो यहाँ उसके मुकदमे के ऊपर उस सूट में जो लिमिटेशन पीरियड लगेगा वो ये नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा, जिस जहाँ पे आपने किया है, ये जो टेरिटरी है ना, ये जो टेरिटरी यहाँ पे बताई गई है, ये वो टेरिटरी जहाँ आपने मुकदमा किया है, ठीक है। और ये आपकी फॉरेन कंट्री है जहाँ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये वहाँ का एक्ट है। इसका रीजन क्या है कि लिमिटेशन एक्ट भी एविडेंस की तरह लेक्स फोरी बोला जाता है कि भाई ये लॉ ऑफ द लैंड है, यहीं पे इसका निपटारा माना जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे याद रखिएगा। तो सबसेक्शन 1 आपको क्लियर हो गया। अभी चलते हैं सबसेक्शन 2 के ऊपर। ये कहता है कि नो रूल ऑफ द लिमिटेशन इन फोर्स द स्टेट, इसको भी छोड़ दीजिए, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अब आपको नहीं पढ़ना है, बिकॉज ऑफ देश एक्ट 370 हट चुकी है। अभी वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, इस एक्ट के तहत वहां पे लागू होता है। इन अ फॉरेन कंट्री शैल बी अ डिफेंस टू इंस्टीट्यूटेड। देखिए यहाँ पे क्या था कि जब इसने यहाँ पे इस मुकदमे को लिया था, तो इन दिस कंडीशन जो लिमिटेशन पीरियड था 8 साल था, तो ए ने क्या बोला यहाँ आके कि जी हमारे जहाँ इंग्लैंड में हो वहां तो 4 साल था, आपके 8 साल है तो हम नहीं मानते, ये मेरा डिफेंस है, मुकदमा गलत है। तो कानून कहेगा नहीं भाई, हमें कोई मतलब नहीं है कि आपके वहां क्या था। अब क्या कहेगा ये कहेगा कि आपके वहां 4 साल था, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं, हम तो 8 साल को मानेंगे। तो आप इसका डिफेंस नहीं ले सकते कि आपकी फॉरेन कंट्री में जो है लिमिटेशन पीरियड क्या था। जिस टेरिटरी में जहां ये लिमिटेशन एक्ट लागू होता है, वहां जहां आपने मुकदमा किया है, अगर वहां लिमिटेशन एक्ट होता है तो वहीं के रूल माने जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन दे दी है दो यहाँ पे, जिससे कि इसका डिफेंस लिया जा सकता है। वो कौन सी देखिए, कौन सा, कहाँ पे, जिस देश में, जहां पे, जिस टेरिटरी में ये आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है दोनों। द रूल हैज एक्सटिंग्विश्ड द कॉन्ट्रैक्ट, इस चीज को याद करें। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या चीज आ गई आपके, एक्सटिंग्विश, इसको अपने बेरेक्ट में हाईलाइट कर लें। एक्सटिंग्विश होता है किसी चीज को खत्म कर देना, फायर एक्सटिंग्विशर आपने सुने होंगे, ये तो फायर को जो खत्म कर देते हैं, ऐसे एक्सटिंग्विश का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, ठीक है। मैं इसका हिंदी वर्जन भी साथ साथ नीचे ले आते हैं, ठीक है, ये इसका हिंदी वर्जन भी है, अब हम इसको आराम से समझेंगे। तो एक्सटिंग्विश कर देते हैं, कर दिया हो, यानी कि ये जो 4 साल का पीरियड था, इसके हिसाब से ये होगा कि भैया कॉन्ट्रैक्ट एक्सटिंग्विश हो गया, ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो उस फॉरेन टेरिटरी के लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से एक्सटिंग्विश हो गया है। एक्सटिंग्विश हो गया है, तो फिर जब दोबारा से हम बी ने मुकदमा किया, उस केस में यहाँ पे वो डिफेंस ले सकता है ए कि जी हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया वहां के हिसाब से, ठीक है। यू गॉट माई पॉइंट। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया। दूसरा यहाँ पे कहता है द पार्टीज वर डोमिसाइल्ड इन द स्टेट, तो स्टेट तो आप छोड़ ही दें, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की बात करता है तो इन फॉरेन कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय सच रूल, अगर पार्टीज वहीं की डोमिसाइल थी, वहीं की के नागरिक थे, तो भी वही हम यहाँ पे उनकी बात क्यों सुनेंगे,
तो भी उसका डिफेंस यहाँ पे लिया जा सकता है। डिफेंस की दो ही कंडीशन है, या तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म मान लिया जाए, एक्सटिंग्विश्ड मान लिया जाए उस कंट्री के रूल्स के हिसाब से, या फिर पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हुई हो उस वक्त वो वहाँ की डोमिसाइल हो फॉरेन टेरिटरी की। अब ये जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होता है। इसका हिंदी वर्जन नीचे लिखा, आप वो भी पढ़ सकते हैं। जिन राज्य क्षेत्रों में इस अधिनियम का विस्तार है उनके बाहर की गई संविधाओं के आधार पर बात। देखिए जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ छोड़ दीजिए, बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर को अभी हटा दीजिए। ये किसी भी विदेश में की गई संविधाओं के आधार पर उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है। कौन सा राज्य क्षेत्र? अब तो होल ऑफ इंडिया पे इसका अभी पूरे इंडिया पे लागू होता है ये। तो यहाँ इंडिया, ये राज्य क्षेत्र का मतलब सीधा सा इंडिया लिख सकते हैं, ठीक है। संशोधित किए गए बाद इस अधिनियम के अंतरिक्ष सीमा के विषयक नियमों के अधीन होंगे, यानी कि वहाँ पे इंडियन लिमिटेशन एक्ट अगर लागू होता है तो इंडियन लिमिटेशन एक्ट के रूल ही एप्लीकेबल होंगे, ना कि उस फॉरेन कंट्री के जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ये चीज़ क्लियर होगी। दूसरे में ये बात कहता है, यहाँ भी जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दीजिए, किसी विदेश में प्रवर्त परिसीमा, यानी कि डिफेंस कब ले सकते हो, एक्सेप्शन कब है यहाँ पे, जब भाई वो वहाँ पे निर्वापित कर दिया गया हो, यानी एक्सटिंग्विश कर दिया गया हो उस देश के नियमों के हिसाब से। जिस फॉरेन टेरिटरी में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस फॉरेन टेरिटरी के एक्ट के हिसाब से अगर वो कॉन्ट्रैक्ट उस प्रिस्क्राइब पीरियड में एक्सटिंग्विश हो गया है तो इंडियन कोर्ट में यहाँ पे जहाँ लिमिटेशन एक्ट लागू होता है उस टेरिटरी में यहाँ पे उसका डिफेंस लिया जा सकता है। दूसरी बात है कि पक्षकार ऐसे नियमों द्वारा विहित काल के दौरान उस राज्य या विदेश के अधिवासी हों, यानी कि उस टेरिटरी जहाँ पे हुआ है अगर वहीं के नागरिक हैं तो फिर बात ही खत्म हो गई भाई। तो ये दो आपके एक्सेप्शन है माय फ्रेंड्स। ये स्लाइड आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर कर दें। अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। और अगर आप MK लीगल शिक्षा से जीमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ डेली क्वेश्चन पोल होती है, भाई स्टडी मटेरियल शेयर होता है और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। तो जुड़े रहिए MK लीगल शिक्षा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।